आफ्टर एप्पल पिकिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक बहुत ही खास पोएम सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसमें उन्होंने थीम ऑफ डेथ एंड लाइफ एंड आर्टिस्ट्री एंड आर्ट के बारे बताया है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने इसमें इमेजरीज और सिंबॉलिज्म्स का इतना बखूबी यूज़ किया है और सीजन्स और नेचर के चेंज के साथ इंसान का फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और क्रिएटिव चेंजेस का फेज को और आउटकम को भी दर्शाया है। और सबसे बड़ा उनका महारत इस पोएम में ये हासिल हुआ कि उन्होंने स्लीप को एक टोटल अलग सिंबल दिया है, एक टोटल अलग मीनिंग दिया है। हम लोग के लिए ये ज़्यादातर पोइट्री या लिटरेचर में स्लीप जैसे एक रिस्टोरेटिव ऑर्गन की तरह यूज़ होता है कि स्लीप हम लोग को रेस्ट देता है, रिजुविनेट करता है, पावर देता है। यहाँ फ्रॉस्ट ने लेकिन स्लीप को डिस्टर्बिंग एलिमेंट और वरिंग और टेंशन क्रिएटिंग एलिमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया है। तो आइए इस पोएम को अच्छे से बढ़िया से समझते हैं और इसका अंडरलाइन लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे और सिंबल्स, इमेजरीज और हिडन थीम को भी अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि आफ्टर एप्पल पिकिंग ये जो पोएम है ये प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो सेकंड पोएट्री कलेक्शन है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन उसमें, ठीक है। 1915 में ये लिखा गया था, उसका पब्लिश भी हुआ था। ओके, और ये इसका सेटिंग है एक न्यू इंग्लैंड फार्म। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो 1900 से लेकर 1912 तक उन्होंने जितना भी पोइट्री लिखा है उस दौरान वो एक और फार्म हाउस में रहते थे, तब न्यू हैम्पशायर फार्म हाउस में, डेयरी फार्म नाम था, उसमें वो रहते थे, ठीक है। तो उनका सेटिंग का हमेशा से एक बहुत इन्फ्लुएंस रहता है उनका पोइट्री के ऊपर, ठीक है। वो जहाँ पे रहे हैं, नेचर का क्लोजली वो रहे हैं, बहुत ऑब्जर्व उन्होंने किया है, तो इसका एक बहुत इन्फ्लुएंस पड़ा है उनका पोइट्री के ऊपर, ठीक है। जैसे आप सुने होंगे कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग बहुत फेमस पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। वो आपका न्यू हैम्पशायर में जब वो थे तब उन्होंने लिखा था, और इसीलिए न्यू हैम्पशायर, इवन उनका पहला पोइट्री कलेक्शन का नाम ही न्यू हैम्पशायर है, तो उसमें वो मतलब पब्लिश्ड है। और ये जो आफ्टर एप्पल पिकिंग है ये 1915 में पब्लिश किया गया, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में आता है, ठीक है। और इसका सेटिंग है एक न्यू इंग्लैंड फार्म। और न्यू इंग्लैंड फार्म ये एक्चुअली, अच्छा ये मत कंफ्यूजिंग होइएगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो अमेरिकन पोएट है तो इंग्लैंड में क्या करें। न्यू इंग्लैंड एक्चुअली, हालांकि इसका नाम इंग्लैंड, नाम में इंग्लैंड है, बट ये अमेरिका के एक एरिया है। ओके, न्यू इंग्लैंड एक रूरल एरिया है और ये मतलब एप्पल ग्रोइंग या एप्पल फार्मिंग के लिए काफ़ी फेमस है, तो इसीलिए न्यू इंग्लैंड फार्म को एक सेटिंग के तौर पे चूज़ किया गया। अच्छा, अब इसका जो थीम्स है, कुछ थीम्स हम लोग देख लेते हैं कि मेन थीम्स क्या है, ठीक है। सबसे पहला तो है लाइफ एंड डेथ, ठीक है, लाइफ एंड डेथ। फिर है आपका क्रिएटिविटी, कि फ्रॉस्ट ने यहाँ पे एक पोइटिक क्रिएटिविटी या कोई भी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी को लेकर के यहाँ पे दर्शाया है कि कैसे एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है, कैसे क्रिएटिविटी का एक फेज होता है जहाँ पे बहुत सारा आइडियाज़, इमेजेस, क्रिएशन का आइडियाज़ आर्टिस्ट के दिमाग में एकदम क्राउड करके आता है, बट उसको जल्दी जल्दी यूज़ भी करना है, ठीक है, नहीं तो कुछ समय के बाद वो चला जाएगा। तो इसको लेके जो टेंशन, वरी, सेटिस्फैक्शन, हर चीज़ का एक मिक्स्ड फीलिंग होता है आर्टिस्ट को, वो भी हम लोग इस पोएम में देखेंगे, ठीक है। फिर आता है स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक रिलीजियस ओवरटोन भी हम लोग को देखने को मिलेगा, और खास करके एक स्पिरिचुअलनेस तो पूरा पोएम का थ्रू में छुपा हुआ है ही कि इसमें, क्योंकि इसमें डेथ एंड आफ्टर लाइफ का बहुत स्ट्रॉन्ग एक कॉनोटेशन पूरा पोएम में है कि कैसे मंडेन वर्ल्ड में ये मटेरियलिस्टिक लाइफ को जीने के बाद एक पॉइंट में आकर के जब वो वर्थलेस लगने लगता है, उससे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, तब आदमी का दिमाग में जो हेवन के लिए जो डिज़ायर आता है, ये उसको एक सेटिस्फैक्शन, मेंटल पीस चाहिए रहता है, होता है, उसको स्पिरिचुअलिटी से ही मिल सकता है। ओके, तो इस बारे में भी फ्रॉस्ट ने इस पोएम में कहा है। फिर आता है वर्थलेसनेस ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले ही कहा कि एक पॉइंट में खास करके डेथ का नियरिंग में जब आदमी आता है, जब वो मैच्योरिटी, अपना लाइफ का प्राइम को पार कर चुका होता है, तब उसको रियलाइज होता है कि पूरी जिंदगी भर उसने जितना भी मटेरियल गेन्स एंड प्रॉफिट्स किया है, ठीक है, जितना भी प्रॉपर्टी है, अल्टीमेटली दे आर वर्थलेस बिकॉज दे कांट प्रोवाइड हिम मेंटल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये भी एक थीम आपका हो गया। और एक आखिरी थीम हम लोग का है इक्विवोकल रोल ऑफ रेस्ट टू बोथ सूद एंड शॉक द वेरी माइंड। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट थीम है, और यही एक थीम है जो यूनिक बनाता है आफ्टर एप्पल पिकिंग पोएम को। मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्लीप को ज़्यादातर पोइट्री या ज़्यादातर लिटरेचर में एक रेस्टोरेटिव टूल का तरीके से देखा जाता है, ठीक है, कि जितना भी वेरीनेस है, जितना भी टायर्डनेस है, स्लीप उसको एकदम चुटकी में दूर कर देता है, एक नया जान फूंक देता है। लेकिन यहाँ इस पोएम में फ्रॉस्ट ने दिखाया कि स्लीप का जो रेस्टोरेटिव पावर है वो तो है ही, लेकिन उसका साथ साथ स्लीप कभी कितना डिस्टर्बिंग भी हो सकता, कितना वॉरिंग भी हो सकता, ठीक है। तो ये है सारा थीम। अब चलिए हम लोग एक एक करके
लाइन बाय लाइन एनालिसिस इस पोएम का करते हैं और सब समझते हैं कि कैसे कैसे कौन सा थीम कौन सा लाइन में एक्टिव है और क्या क्या अंडरलाइन मीनिंग है। सो आइए शुरू करते हैं। माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लैडर्स स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टूवर्ड हेवन स्टिल। मतलब मेरा, अच्छा ये पोएम का जो स्पीकर है वो एक एप्पल पिकर है, ठीक है, मतलब वो एप्पल पिकिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप पोएट्री का टाइटल से ही पता कर सकते हैं, आफ्टर एप्पल पिकिंग, मतलब उन्होंने एप्पल पिकिंग कर लिया है, सारा राइप एप्पल जो था उन्होंने उठा लिया है। अब उसके बाद वो ऑर्चर्ड में है, ठीक है, और काफ़ी टायर्ड है और फिर उनका दिमाग में कुछ ख्यालों का भीड़ आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ, क्या काम हुआ, क्या बाकी है, ये सब टोटल उसी थॉट्स का एक वही प्रकाश है, एक एक्सप्रेशन है ये पोएम। ओके, तो ये स्पीकर स्पीकर क्या बोल रहे हैं कि माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लैडर्स, तो मेरा जो लंबा दोनों पॉइंट वाला जो लैडर है ना, वो क्या कर रहा है, लैडर्स, अच्छा ये अपॉस्ट्रोफी एस मतलब लैडर इज, ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट करके लिखा गया। लैडर्स मतलब ये मत समझिए कि लैडर का कोई चीज़, मतलब ये वो पोजेसिव नाउन वाला अपॉस्ट्रोफी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्शन वाला अपॉस्ट्रोफी है, ठीक है। तो मेरा 2 पॉइंट वाला लंबा लैडर क्या कर रहा है, स्टिकिंग थ्रू अ ट्री, एक पेड़ का थ्रू वो स्टिक किया हुआ है, उसको मतलब पेड़ का अगेंस्ट उसको लगा के रखा गया है, ठीक है, टूवर्ड हेवन स्टिल, और वो एकदम स्टिल खड़ा है, अनमूव्ड खड़ा है, ठीक है, विदाउट एनी चेंजेस वो खड़ा है। किसका तरफ, वो उस डायरेक्शन करके, उसका डायरेक्शन है हेवन का तरफ, हेवन इन द सेंस स्काई, मतलब हाई, ऊपर का तरफ, आसमान का तरफ, हेवन का तरफ। देखिए पहला लाइन में ही आपको क्या मिल गया, आपको हेवन का रेफरेंस मिल गया कि नहीं, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक जो स्पिरिचुअलिटी या जो रिलीजियस ओवरटोन का मैं बात करता हूँ, ये पहला लाइन से ही वो काफ़ी क्लियर हो गया है कि पोएट कह रहे हैं, जो स्पीकर है वो कह रहे हैं कि मेरा जो पेड़ में जो मेरा लैडर लगा हुआ है वो हेवन की तरफ पॉइंट करके स्टिल है। इसका मतलब क्या कि एक तरीके से ये लैडर जो है ये सिंबल है द ब्रिज बिटवीन अर्थ एंड हेवन, ठीक है, धरती और जन्नत के बीच में ये एक ब्रिज है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये लॉन्ग है। देखिए टू पॉइंटेड वर्ड भी एक तरीके से सिंबलाइज करते हैं कि एक पॉइंट इसका कहाँ पे टिका हुआ है अर्थ में, वर्ल्डली लाइफ में। एक पॉइंट किस तरफ डायरेक्शन में है, का हेवन की तरफ, ठीक है, जो कि आपका आफ्टर लाइफ, एक पीसफुल आफ्टर लाइफ या एक पैराडाइज, लाइक ड्रीम लाइक पैराडाइज को दर्शाता है, ठीक है। लेकिन ये लॉन्ग है, ये दोनों पॉइंट में काफ़ी फासला है, लैडर जो है काफ़ी लॉन्ग है। इसका मतलब क्या कि दोनों चीज़ों में जो गैप है वो भी काफ़ी लंबा है। ज़िंदगी जो टेंशन भरा ज़िंदगी है, परेशानियों से जूझती हुई ज़िंदगी है, वो छोटा नहीं है, वो काफ़ी लंबा है। काफ़ी समय, काफ़ी परेशानियां झेलने के बाद आखिरकार आफ्टर डेथ वो शांति मिलेगा। ओके, तो ये एक ट्री में स्टिक किया हुआ है और टुवर्ड हेवन ये पॉइंटेड है। एंड देयर इज अ बैरल दैट आई डिडंट फिल, और एक बैरल है, ये बैरल मतलब का एक बड़ा ड्रम जैसा एक चीज़, जहाँ पे एक्चुअली वो एप्पल पिक करके, काफ़ी ढेर सारा एप्पल रहता है, एक दो एप्पल तो रहता नहीं, हज़ारों एप्पल रहता है एक ऑर्चर्ड में, ठीक है, उसको पिक करना होता है, तो पिक करके वहीं बैरल ड्रम जैसा कंटेनर में भरा जाता है। तो वहीं स्पीकर बोल रहे हैं कि एक बैरल अभी भी है जो मैंने अभी तक पूरा नहीं भरा है, ठीक है, अभी भी उसमें जगह है। ओके, बिसाइड इट and there may be 2 or 3 apples I didn't pick upon some bough। अच्छा, beside it मतलब वो लैडर का बात किया जा रहा है कि ट्री में तो मेरा स्टिक हुआ लैडर है और उसी के बगल में एक बैरल है, एक ड्रम है जो मैंने अभी तक पूरा भरा नहीं है, ठीक है। and there may be 2 or 3 apples I didn't pick upon some bough, तो 2 और 3 ऐसे और एप्पल भी है जो मैंने अभी तक ना पिक नहीं किया है, जो कोई बो में लटके हुए हैं। बो यानी यहाँ ब्रांच, हाँ, मतलब एक पेड़ का तो काफ़ी ब्रांचेस रहते हैं, तो वैसे एक बड़ा ब्रांच को बुलाते हैं बो। ओके, बट आई एम डन विथ एप्पल पिकिंग नाउ, ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या हुआ हूँ ना, अभी मैंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। नाउ आई एम फिनिश्ड विथ एप्पल पिकिंग, मतलब आज का दिन का जो काम था, आज दिन भर के लिए जितना एप्पल पिक करना था वो मैंने कर लिया। नाउ आई एम डन, आई एम कंप्लीट विथ एप्पल पिकिंग फॉर टुडे। आज मेरा रेस्ट करने का टाइम अब आ गया, मेरा वर्किंग आवर खत्म, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ अब ये देखिए, ये जो एप्पल है ना, ये एप्पल यहाँ पे 2 तरीके का सिंबल लाके खड़ा करता है। एक तो एप्पल यहाँ मतलब वर्क का सिंबल है, ठीक है, वर्क आप कह लीजिए या फिर आप प्रोडक्ट कह लीजिए, क्योंकि एक तरीके से ह्यूमन लाइफ में जो भी वर्क है वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो देता है ना, तो आप उस द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन वर्क और द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन लेबर, इस तरीके से आप एप्पल को समझ सकते हैं। ये हुआ एक कॉनोटेशन, मतलब एक सिंबल एप्पल का। एप्पल का एक दूसरा सिंबल है क्रिएटिव आइडिया, ठीक है। अब चाहे वो पोइट्री वाला क्रिएटिविटी हो या फिर कोई पेंटिंग वाला क्रिएटिविटी हो या कोई और क्रिएटिविटी हो, कोई भी तरीके का आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, कोई भी तरीके का आपका क्रिएशन वाला आइडिया, ठीक है, कोई इनोवेटिव आइडिया, इसको भी एप्पल रिप्रेजेंट करता है।
तो मतलब क्या है कि मैंने बैरल में मैंने अभी तक भरा नहीं, मतलब क्या कि मेरा जो काम है ना, मेरा अभी तक संपूर्ण हुआ नहीं है। हालांकि आज का दिन का मेरा जितना काम था वो तो मैंने कर दिया, आज मैं और काम नहीं करूँगा, दैट्स क्लियर। लेकिन मेरा पूरा टोटल जो काम है वो लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, और भी मेरे काम है ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अगर आपने वो स्टॉपिंग बाय वुड्स पढ़ा होगा तो उसका जो आखिरी दो लाइन है ना, मैं स्टॉपिंग बाय वुड्स का देखिए आई बटन में वीडियो लिंक दे दिया हो, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके वीडियो वॉच कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पोइट्री है, ठीक है। इसके साथ ये एप्पल पिकिंग के साथ आपको थोड़ा सा कुछ लिंक भी मिल जाएगा, तो अवश्य देखिएगा। ओके, तो वो स्टॉपिंग बाय वुड्स का आखिरी दो लाइन है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो मतलब उस लाइन के साथ आप इस लाइन का थोड़ा सा आप सिमिलैरिटी देख सकते हैं कि वहाँ पे भी क्या था कि डेथ से पहले स्लीप, मतलब इटर्नल स्लीप की बात कर रहे थे फ्रॉस्ट की, मृत्यु से पहले, डेथ से पहले मुझे चलते जाना है, मीलों मील दूरी तय करते जाना। मतलब क्या, मेरा बहुत सारा काम है, मुझे काम खत्म करना है मौत से पहले, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज है। तो यहाँ पे भी ये जो अनपिक्ड एप्पल्स है ना, ये जो एम्प्टी बैरल्स है, वो वही सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, टास्क, वर्क, प्रोडक्शन, वो सारा चीज़ों को दर्शा रहा है, जो कि मतलब जो एप्पल पिकर है, जो पर्सन है, जो एक इंसान है, उसको ख़त्म करना है, वो अभी तक उसने ख़त्म नहीं किया है। भले ही उसने दिन का काम ख़त्म कर लिया हो, लेकिन उसका ड्यूटी अभी भी पूरा नहीं हुआ है, उसको और काम करते जाना है, करते जाना है, ठीक है। इसीलिए मतलब वो जो 2-3 एप्पल अभी भी पिक होना बाकी रह गए, तो कुछ कुछ काम अभी भी छूट गया है, ठीक है। बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ, अभी तो मेरा फिलहाल के लिए मैंने एप्पल पिकिंग बंद कर दिया है, आज का दिन का काम खत्म। एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट। तो विंटर स्लीप जो आने वाला है ना, विंटर स्लीप, अच्छा विंटर के साथ यहाँ स्लीप वर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि विंटर सीजन में एक तरीके से सारा काम रुक जाता है, क्योंकि बहुत स्नोफॉल होता है, ठीक है, बहुत कोल्ड और हार्श विंटर मतलब वेदर रहता है, ठीक है। इतना और जाहिर सा बात है ये अमेरिकन विंटर है, ठीक है, ये इंडियन विंटर नहीं है। अमेरिकन विंटर में ऐसे ही बहुत स्नोफॉल होता है, ठीक है, माइनस के नीचे तापमान चल जाता है, बहुत बहुत ठंडा, मतलब उस वेदर में एक तरीके से वो सारा काम को रोक देने जैसे एकदम भयंकर वेदर होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखिएगा कि जो इंग्लिश लिटरेचर है ना, वहाँ पे हमेशा जो समर सीजन है उसको काफ़ी प्रेज किया जाता है, और जो विंटर सीजन है उसको हमेशा एक डिस्ट्रक्शन का या एक बेयरनेस का, ठीक है, या एक रूडनेस, रफनेस का एक सिंबल के तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। हालांकि हम लोग अगर इसको इंडियन कंटेक्स्ट से देखेंगे तो दैट विल नॉट बी क्लियर, क्योंकि इंडिया में तो जो समर है वो काफ़ी रूथलेस है, काफ़ी मतलब रफ है, और इंडियन जो विंटर है वो काफ़ी सूदिंग है। लेकिन अमेरिकन या कोई भी वेस्टर्न कंट्री में ठीक इसका उल्टा होता है। तो इसलिए विंटर स्लीप मतलब जो विंटर के दौरान जो हार्श वेदर होगा, ठीक है, जो स्नोफॉल होगा, उसमें कोई काम करना लगभग मुश्किल हो जाएगा। तो दैट इज अ सिंबल ऑफ स्टॉपिंग ऑफ वर्क, ठीक है, स्टॉपिंग ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, सारा काम काज रुक जाना। तो उसी का एक जो एसेंस है ना, एसेंस यानी एक आप कह सकते हैं एक बेसिक थिंग, मतलब कोई भी चीज़ का जो मूल भाव होता है उसको हम लोग फंडामेंटल जो बेसिक्स होता है उसी को हम लोग एसेंस कह सकते हैं। या एसेंस का एक और मतलब आप फ्रेग्रेंस भी होता है, फ्रेग्रेंस या सेंट, खुशबू, ठीक है, वो भी होता है। इज ऑन द नाइट, तो ये जो रात अभी आ रहा है ना, मैंने पूरा दिन का काम कर लिया, अभी रात है, तो ये रात मुझे लग रहा है जैसे वो विंटर स्लीप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी का एक एसेंस आज का रात है। मतलब क्या, रात में भी मैं और काम नहीं करना चाहता, जैसे विंटर पूरे सीजन में काम रुक जाता है, सारा प्रोडक्टिविटी थम जाता है, ठीक है, वैसे ये रात में भी मेरा सारा प्रोडक्टिविटी थम गया है, मेरा सारा क्रिएटिविटी थम गया है, और मुझे काम नहीं करना, अब मुझे सिर्फ सारा काम रोक करके रेस्ट करना है। ओके, दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा, फिर क्या है, द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्राउजिंग ऑफ, तो मुझे सेंट यानी फ्रेग्रेंस, खुशबू, तो मुझे एप्पल्स का खुशबू हो रहा है, ठीक है। आई एम ड्राउजिंग ऑफ, ड्राउजिंग ऑफ मतलब होता है कि धीरे धीरे नींद में ढल जाना, ठीक है। अब ड्राउजिंग मतलब पूरी नींद में नहीं चल जाना, लेकिन जगे भी नहीं रहना, तो एक तरीके से जगा रहना और सो जाना, इस दोनों का बीचों बीच का जो मतलब प्रोसीडियर होता है ना, उसको यहाँ पे ड्राउजिंग बोला जाता है। कि आप जैसे धीरे धीरे एकदम आपका आँख बंद होके आ रहा है, एकदम आप बैठे नहीं रह पा रहे, धीरे धीरे आप एकदम गिर जा रहे हो, तो वो जो प्रोसेस एकदम धीरे धीरे आप नींद में चल जा रहे हो, तो उसको बोला था ड्राउजिंग ऑफ, ठीक है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि पोइट जो टायर्ड है ना, जो स्पीकर जो टायर्ड है सारा दिन का काम से, तो अब उनका लिए और मतलब सजाग रहना, अवेयर रहना, कॉन्शियस रहना और पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। ही इज़ टू एग्जॉस्टेड टू बी कॉन्शियस, ही इज़ टू एग्जॉस्टेड टू बी अलर्ट। अब उनको बस उनका बॉडी को भी अब रेस्ट चाहिए, स्लीप चाहिए, उनका माइंड को भी अब रेस्ट चाहिए,
स्लीप चाहिए, इसीलिए वो धीरे धीरे ढलते जा रहे हैं नींद का तरफ। आई कैनॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइड। अब देखिए, अब यहाँ से शुरू होता है कि स्लीप का जो इक्विवोकल रोल है, कि स्लीप की अब तक आपको ये आई एम ड्राउजिंग ऑफ, अच्छा देखिए सेंट ऑफ एप्पल्स, तो एप्पल का खुशबू उनको आ रहा है, तो ये भी एक तरीके से उनका जो मतलब नींद पूरा जाने का प्रोसेस है उसमें एक तरीके से बाधा डाल रहा है। और हम लोग इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि शायद ये एप्पल का खुशबू ही उनको अभी तक पूरा नींद में जाने से रोक रहा हो। ये वो ड्राउजिंग ऑफ कर रहे हैं, टोटली स्लीप में अभी तक नहीं गए हैं, उसका एक रीज़न यही है कि सेंट ऑफ एप्पल्स, एप्पल का खुशबू उनका आसपास आकर के उनको याद दिला रहा है कि एप्पल अभी भी तुम्हारा पिकिंग करना बाकी है, बैरल तुम्हारा खाली पड़ा हुआ है, एक दो एप्पल अभी भी पेड़ में लटका हुआ है, कब करोगे काम, कब कंप्लीट करोगे, क्यों सो रहे हो, जाओ उठो काम करो। तो ये जो डिस्टर्बिंग आइडिया है ना, ये जो प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, ये उनको चैन से नींद नहीं आने दे रहा है, ठीक है। और अब नेक्स्ट लाइन से प्रॉपरली शुरू हो जाता है कि स्लीप भी कैसे एक मतलब आपको रिस्टोर करने की जगह, आपको रिजुविनेट करने की जगह आपको उल्टा और ज्यादा टेंशन और ज्यादा वरीड कर देता है। आइए अब देखते हैं। I cannot rub the strangeness from my sight. I got from looking through a pane of glass. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं रब नहीं कर पा रहा हूँ। रब मतलब घिस करके मिटा देना, रिमूव कर देना, ठीक है। द स्ट्रेंजनेस, एक बहुत ही अजीब अजीब सा मुझे फीलिंग आ रहा है, वो मैं नहीं रिमूव कर पा रहा हूँ, ठीक है, मेरा नज़रों के सामने से, ठीक है। कैसा फीलिंग, और ये फीलिंग कहाँ से मिला? आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास। तो एक ग्लास का टुकड़ा से, मतलब एक कांच का टुकड़ा का थ्रू मुझे मैंने जो देखा, उससे मुझे जो अजीब फीलिंग आया ना, वो मैं रिमूव नहीं कर पा रहा हूँ। अब कांच के टुकड़े से मैंने देखा क्या, अजीब फीलिंग मेरे को क्यों आया? देखिए, आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रफ एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ होरी ग्रास। ठीक है, तो मैंने क्या है, ड्रिंकिंग ट्रफ से मैंने स्किम किया, स्किम मतलब उठा देना, घिस घिस के उठा देना, रिमूव कर देना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ड्रिंकिंग ट्रफ क्या होता है, ड्रिंकिंग ट्रफ आपका होता है जो आपका एनिमल्स रहता है ना, डोमेस्टिक एनिमल्स या लाइव स्टॉक जो रहते हैं, उनको पानी पीने के लिए देखिएगा एक ओपन, एक बड़ा और ओपन कंटेनर रहता है, ठीक है ना, तो उसको ड्रिंकिंग ट्रफ बोला जाता है। वहाँ से सब अपना डोमेस्टिक एनिमल आकर के पानी पी रहे हैं, बड़ा ड्रिंकिंग कंटेनर कह सकते हैं आप, ओपन एंड लाइक लार्ज ड्रिंकिंग कंटेनर जहाँ पे वाटर भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसमें से मैं क्या कर रहा था, एक जो कांच का एक पीस था, हिस्सा था, उसको मैं घिस घिस के हटा रहा था वो ड्रिंकिंग ट्रफ से। क्यों? क्योंकि जाहिर सा बात है, ताकि डोमेस्टिक एनिमल को कोई चोट ना पहुंच जाए, ग्लास मतलब कांच से कट ना जाए, इसलिए मैं उसको घिस करके उठा रहा था। और वहीं मैंने जब उठाया तो उसी का थ्रू, वो कांच का थ्रू मैं देख रहा था, क्या देख रहा था, हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ होरी ग्रास। और एक होरी ग्रास का जो दुनिया है, उसका सामने मैंने वो जो कांच मैंने रब करके रिमूव करके उठाया, वही कांच को मैं ग्रास के सामने, घासों के सामने उसको ऐसे पकड़े रखा था। और वो घास के बीच में से, सॉरी, कांच के बीच में से मैंने वो घास देख रहा था। अच्छा, कैसा घास? होरी ग्रास। अब ये होरी वर्ड का मतलब क्या है? होरी, ये देखिए, होरी, होरी वर्ड का मतलब होता है, इसका दो मतलब होता है। एक तो होता है आइसी या फ्रॉस्टी, ठीक है, एकदम बर्फ जैसा, ठीक है। अब ये होरी ग्रास क्यों? अब पूरा स्नो से ढका हुआ घास या एकदम फ्रॉस्ट जमा हुआ घास, एकदम बर्फ जमा हुआ घास, ये किसको दर्शाता है? विंटर को दर्शाता है, ठीक है। लेकिन क्या अभी का जो सीजन है, राइट नाउ पोइट जो एप्पल पिकिंग कर रहे हैं और सोने गए हैं, क्या अभी विंटर सीजन है? अभी लेकिन विंटर सीजन है नहीं, अभी ये द सीजन ऑफ फॉल है, ये ऑटम सीजन है। लेकिन आप देखिए कैसे वो बार बार ऑटम सीजन से विंटर सीजन में शिफ्ट हो जा रहे हैं, ऑटम सीजन से वो बार बार कहाँ चले जाते हैं, विंटर में मतलब डाइग्रेस कर जा रहे हैं, विंटर में डाइवर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। ये एक तरीके से दर्शाता है कि उनका वेकफुलनेस और स्लीपीनेस के बीच में भी ट्रांजिशन, लगातार ट्रांजिशन होता रहना। वो कभी, ये जो ड्राउजीनेस है, वो दोनों का बीचों बीच खड़े हैं, ना वो पूरा पूरी जगे हुए हालत में है, ना वो पूरा पूरी सोए हालत में। तो कभी कभी वो जगने जैसा कुछ कॉन्शियसनेस को, कुछ कॉन्शियस आइडिया उनका दिमाग में आ जा रहा है, कभी कभी वो आइडिया को इग्नोर करके सोने का कोशिश कर रहे हैं। तो एक ड्रीमीनेस का अंदर वो है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे कन्फ्लिक्ट या कंट्रास्ट हम लोग को मिल रहा है, एक वेकफुलनेस वर्सेस स्लीपीनेस, ठीक है।
एक ड्रीमी काइंड ऑफ वर्ल्ड वर्सेस रियल वर्ल्ड, ठीक है, इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी भी आप इसको कह सकते हैं, एक कॉन्शियसनेस वर्सेस सबकॉन्शियसनेस, इसका भी एक एंगल मिल रहा। और अगर हम लोग टाइम और सीजन का बात करें तो ऑटम सीजन से भी विंटर सीजन में ये ड्रिफ्ट होते रह रहा, मतलब कोई भी स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रहा, बार बार एक हेजिटेशन, एक मतलब स्विफ्ट चेंजिंग ऑफ स्वैपिंग पोजिशन या चेंजिंग हम लोग को दिख रहा है। दिस सिंबलाइजेज द unstabilized mentality of the speaker. Why his mind is unstabilized? Because he lacks the rest, he lacks the restorative feature of his energy, ठीक है, वो एग्जॉस्टेड हो गए हैं, उनको एनर्जी चाहिए, उनको पीस चाहिए, उनको रेस्ट चाहिए, बट मतलब जब वो सोने का कोशिश कर रहे हैं, सोना कहाँ उनको रेस्ट देगा, इसका जगह उनको और टेंशन दे रहा है। ओके, अच्छा अब देखते हैं। अच्छा, होरी का एक और मतलब होता है कि ओल्ड, ज़्यादातर ओल्ड पीपल, उनका जो ग्रे हेयर होता है ना, एकदम स्नो जैसा एकदम ग्रे हेयर, एकदम सफ़ेद बाल, तो उसको भी कभी कभी होरी बोला जाता है। तो एक तरीके से ये एक ओल्ड एज का तरफ भी एक मतलब इंडिकेशन हो गया कि वो धीरे धीरे पोएट जो है ना, जो स्पीकर है, वो धीरे धीरे अपने ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं। उनका जो मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर था, जो उनका यूथ था, जो उनका वर्किंग ईयर था, उनका प्रोडक्टिविटी था, उनका एनर्जी था, ठीक है, उनका क्रिएटिविटी भी जो था, तो बोथ द स्ट्रेंथ एंड एनर्जी ऑफ हिज माइंड एंड हिज बॉडी इज डिकेइंग, धीरे धीरे वो कम हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑटम से वो विंटर की तरफ जा रहे हैं। ना सिर्फ नेचुरल में विंटर, ऑटम से विंटर में शिफ्ट हो रहा है, बल्कि उनका जिंदगी का भी ऑटम से धीरे धीरे वो अपना जिंदगी का विंटर यानी एंड यानी डेथ यानी ओल्ड एज, इसके तरफ वो बढ़ रहे हैं। ओके, अच्छा, इट मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक, तो फिर वो धीरे धीरे पिघलने लगा, ठीक है, क्या पिघलने लगा, वो जो, अच्छा यहाँ पे दो चीज़ पिघलने के बारे कहा जा सकता है। एक यहाँ पे वो जो इमेज था कि मतलब जो कांच वो उठा लिए थे और कांच का थ्रू वो होरी ग्रास को देख रहे थे, ठीक है ना। अच्छा, एक और भी कारण, ये जो घास है वो अभी स्नो उसमें जमा नहीं हुआ है, फिर भी उसको मतलब स्नो या ग्रे लग रहा है, इसका एक और भी कारण हो सकता है। ये जो कांच वो घिस के उठाए हैं ना, तो कांच घिसने से क्या हो जाता है ना, उसका थ्रू जो दिखता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, वो थोड़ा मतलब क्या थोड़ा ओपेक हो जाता है, थोड़ा सा ना ट्रांसलूसेंट हो जाता है, मतलब सही से नहीं दिखता, थोड़ा दिखता है, थोड़ा नहीं दिखता, एक अजीब सा घिसा घिसा हुआ फीलिंग आता है, ग्रेश सा फीलिंग आता है। तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो घिसा हुआ कांच के थ्रू देख रहे हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा ग्रेश अस्पष्ट अनक्लियर पिक्चर आ रहा है। तो ये अनक्लियर विजन भी एक सिंबल है किस चीज़ का, कि उनको क्लैरिटी नहीं आ पा रहा है, उनको थॉट्स में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं आ पा रहा है, वो कोई डिसाइसिवनेस अपना थॉट पे नहीं ला पा रहा है, वो विचलित है, ठीक है, वो एक बार इस थॉट में जा रहे हैं, एक बार उस थॉट में जा रहे हैं, एक बार कॉन्शियसनेस में रह रहे हैं, एक बार सबकॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, ठीक है। तो एक वेवरिंग कंडीशन में वो है, ठीक है, जैसे आदमी को रेस्ट नहीं मिलता तो कैसे वो एकदम अजीब सा मतलब बिहेवियर करता है, छटपटाते रहता है, तो वो कंडीशन अभी हो गया है स्पीकर का, ठीक है। ओके, तो इट मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक, तो वो पिघल गया और मैंने उससे जाने दिया और वो जाके टूट गया, क्या, वो कांच, ठीक है, कांच को मैंने जाने दिया मेरे हाथ से, मतलब फेंक दिया कांच को, कांच गिर के टूट गया। लेकिन सिर्फ क्या कांच टूटा, वो जो घिसा हुआ कांच था, क्या सिर्फ वो कांच टूटा, या फिर ये जो मेरा आइडिया दिमाग में आ रहा था कि घिसा हुआ कांच तो मैंने सुबह देखा था, ठीक है, लेकिन घिसा हुआ कांच से मैंने जो देखा उसका जो इमेज, उसका जो मेमोरी, मैं अभी सोने का कोशिश कर रहा हूँ, तो सोने का बीच में वो सब मेमोरी आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैंने उस मेमोरी को भी एक तरीके से गिरा करके फेंक दिया, तोड़ दिया, मतलब मैं ये सब मेमोरी अभी नहीं चाह रहा हूँ, ये सब चिंता मेरे दिमाग में भीड़ करके आए, मेरे दिमाग को डिस्टर्ब करके रखे, मैं नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए सब चिंता को मैंने दूर भगा दिया। क्यों? क्योंकि मैं सोना चाहता हूँ, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, ओके, आई वांट सम पीस, ठीक है। But I was well upon my ways to sleep before it fell. मतलब लेकिन मैं काफ़ी हद तक मेरा सोने का मतलब बस सोने ही में वाला था, अब बस मैं डीप स्लीप में जाने ही वाला था, जिससे कि पहले ये गिर करके टूटता। मतलब क्या
कि वो लेकिन अपना तरफ से स्लीप को नहीं भगाना चाह रहे। उनका बॉडी उनका माइंड दोनों इतना एग्जॉस्टेड है कि स्लीप नेचुरली आने का कोशिश कर रहा, लेकिन इसका बावजूद कुछ कुछ आइडियाज़ उनके दिमाग में आ रहे हैं और ये उनका कंट्रोल में नहीं है। देखिए, अगर ये वो खुद से सोचते ना तो कभी वो ये नहीं बोलते कि मैं पूरा नींद में जाने ही वाला था लेकिन बार बार बीच में इमेज आ जा रहा है, उस इमेज को मैं हटाना चाह रहा हूँ, तोड़ना चाह रहा हूँ। ये कब होता है? जब आपसे अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ होता है जो आप नहीं चाहते हैं कि हो, उसके बावजूद वो होता है, तभी ना आप जोर ज़बरदस्ती कोई चीज़ को हटाते हैं, तोड़ते हैं, उसको अवॉइड करने का कोशिश करते हैं। तो ये एक तरीके से दिखा रहा कि स्पीकर को कोई कंट्रोल नहीं है अपना माइंड में, जो उनका इमेज, जो मेमोरी, जो थॉट्स, जो डिस्टर्बिंग थॉट्स आ रहे हैं ना, उसका ऊपर पोइट का आई मीन स्पीकर का कोई कंट्रोल नहीं है। और इसीलिए वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि कहाँ मुझे रेस्ट मिलना चाहिए, ऊपर से ऐसा उल्टा सीधा सोच आ रहा है, अरे मैं क्या करूँ। ही इज़ बिकम फ्रस्ट्रेटेड इवन मोर। ओके, अब देखिए, बट अच्छा ये तो बता दिया। एंड आई कुड टेल व्हाट फॉर्म माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक। यहाँ तक कि मैं ये भी बता सकता हूँ कि मेरा जो सपना है ना, अभी मैं जो सपना देखूंगा, मैं जो सो के हुए मैं जो सपना देख रहा हूँ या जो सपना देखने जा रहा हूँ, वो किस तरीके का सपना होगा। इस लाइन से हम लोगों को क्या पता चलता है कि ही इज इन ए ड्रीमिंग स्टेट। देखिए, फिर से कंफ्यूजिंग आ गया। अभी थोड़ा देर पहले वो बोल रहे थे कि मैं पूरी स्लीप में जाने ही वाला था, लेकिन ये डिस्टर्बिंग सिचुएशन की वजह से स्लीप में जा नहीं पाया। अभी उसका लाइन में बोल रहा है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि मैं क्या सपना देखने वाला हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि कभी वो जगे हुए हैं, कभी वो सोए हुए हैं, मतलब सोने का कोशिश कर लेकिन पूरा सो नहीं पा रहे हैं, कभी वो ड्रीमिंग स्टेट में है। तो हिज सेंसेस आर प्लेइंग विथ हिम। He is wavering between his consciousness and his unconsciousness constantly। हमेशा कभी इधर कभी उधर, वो चैन से स्वस्ति से एक भी मोमेंट नहीं ठहर पा रहे हैं कोई जगह। तो हर जगह डिसओरिएंटेशन, हर जगह डिस्टेबिलाइजेशन हम लोग को दिखने को मिल रहा। जबकि स्लीप क्या करता है? स्लीप ऑर्गेनाइज करता है, स्लीप एक स्टेबिलिटी देता है, स्लीप एक पीस देता है। यहाँ पे स्लीप जितना ज़्यादा करके वो सोने का चाहत रख रहे हैं, जितना ज़्यादा करके उनका बॉडी और माइंड स्लीप क्रेविंग कर रहा है, ठीक उतना ही ज़्यादा स्लीप उनको रेस्ट देने का वजह में क्या कर रहा है, और उनको डिसओरिएंटेड कर दे रहा है, और उनको ज़्यादा उलझा दे रहा है, परेशान कर दे रहा है। ठीक है, मैग्नीफाइड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से देखिएगा। मैग्नीफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बड़ा बड़ा एप्पल आ रहा है, जा रहा है। मैग्नीफाइड वर्ड को ध्यान दीजिएगा। मैग्नीफाइड एप्पल्स क्यों? सबसे पहला ये दर्शाता है कि ही इज ड्रीमिंग, ही इज इन ए ड्रीमी स्टेट। ओके, ही हैज कंफ्यूज्ड बिटवीन रियलिटी and imagination. He has confused between conscious and subconscious। इसीलिए अब उनको कुछ भी चीज़ रियल नहीं दिख रहा है, सारा चीज़ उनको एक ड्रीम लाइक, एक बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन टाइप का उनको दिख रहा है। उनका सेंस सही से काम नहीं कर रहा। क्यों उनका सेंस सही से काम नहीं कर रहा? बिकॉज ही नीड्स रेस्ट। उनका सेंस को प्रॉपरली काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उनका पास नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए सारा चीज़ एकदम घुल मिल गया है। तो बड़ा बड़ा एप्पल उनको इसीलिए देख रहा है। जैसे क्या? अच्छा, बड़ा एप्पल का एक ये भी मतलब है कि एप्पल का इंक्रीज्ड इंपॉर्टेंस। इंक्रीज्ड इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि ये एप्पल्स उनको बार बार उनका सपना में बड़ा बड़ा एप्पल्स आकर उनको बता रहा है कि देखो हम लोग इम्पॉर्टेंट हैं, एप्पल्स तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तुम जितना ज़्यादा सोच रहे हो उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुम अभी आज का दिन का काम ख़त्म किए और सोने चल गए हो, लेकिन किस साहस से तुम आज का दिन का काम ख़त्म किए तुमको पता नहीं। अभी भी तुम्हारा काम पड़ा हुआ है, बैरल खाली है, ब्रांच में अभी भी 1-2 एप्पल है, उनको कौन भरेगा? तो जब तक तुम अपना काम नहीं करते, तुमको रेस्ट लेने का हक किसने दिया? तुम्हारा रेस्ट से भी ज़्यादा मैग्नीफाइड, ज़्यादा एम्फसाइज्ड, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? एप्पल्स। यानी कि तुम्हारा ड्यूटी, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा वर्क, उसको बिना ख़त्म किए तुम रेस्ट नहीं ले सकते। और अगर रेस्ट लेना चाहोगे भी तो रेस्ट लेने तुमको देगा नहीं। कौन नहीं देगा? तुम्हारा अपना माइंड तुमको रेस्ट नहीं लेने देगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में जो ड्यूटी, जो अनफुलफिल्ड ड्यूटी है, उसको लेके जो गिल्ट है ना, वो तुमको रेस्ट नहीं लेने देगा। तो ये है मैग्नीफाइड एप्पल का मतलब। ओके, इसीलिए बार बार वो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं।
क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पोएट का दिमाग में एक गिल्ट तो है ही कि अनफुलफिल्ड मेरा टास्क है, क्या होगा उसका। और जा क्यों रहे हैं? क्योंकि पोएट उनको भगाना चाह रहे हैं, स्पीकर उसको भगाना चाह रहे हैं कि अरे अभी तो चैन से मुझे सोने दो, फिर जब कल उठूंगा फिर कल टेंशन लूंगा, लेकिन हो नहीं रहा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेम एंड एंड ब्लॉसम एंड। अच्छा, स्टेम एंड मतलब क्या? स्टेम एंड मतलब जो आपका ग्राउंड का बात किया जा रहा है कि जहाँ स्टेम एंड होता है, स्टेम यानी जो पेड़ का मेन आपका कांड होता है, ठीक है, उसका जो एंड है मतलब जड़ का करीब, मतलब ग्राउंड लेवल में। तो ग्राउंड लेवल में क्या होता है? ग्राउंड लेवल में ही तो एप्पल पिकिंग होता है ना। मतलब एप्पल होता तो, मतलब होता तो वो ब्रांचेस में है, हाई में है, लेकिन उसको तोड़ करके फिर उसको स्टोर तो बैरल में किया जाता। अब बैरल थोड़ी गाछ में लटकाया जाएगा, बैरल तो नीचे ग्राउंड लेवल में रहेगा ना, वहां से एप्पल तोड़ तोड़ के नीचे बैरल भरा जाएगा। तो एक तरीके से स्टेम एंड मतलब ये दर्शाता है एप्पल पिकिंग को, मतलब वर्क को, जहाँ स्पीकर अपना एप्पल पिक करके स्टोर कर रहे हैं। और ब्लॉसम एंड मतलब क्या? ब्लॉसम एंड मतलब है कि जहाँ पे एप्पल मतलब एप्पल का जो फ्लावर है वो ब्लॉसम ब्लॉसम होके रहा है, ठीक है, मतलब ये पेड़ का ऊपर का बात किया जा रहा है, ठीक है। इसको अगर सीजनल मतलब वे में देखा जाए तो ब्लॉसम एंड, तो एप्पल ब्लॉसम कब करता है, फ्लावर मतलब ब्लॉसम कब करता है? स्प्रिंग सीजन में, तो एक तरीके से ये स्प्रिंग सीजन को दर्शा रहा। और स्टेम एंड जो है वो क्या दर्शाता है कि एप्पल पिकिंग का टाइम को, ठीक है, एप्पल पिक करके यहीं पे रखा जाता है। तो एप्पल पिकिंग का टाइम, आइडियल टाइम कब है? सीजन ऑफ ऑटम, सीजन ऑफ फॉल। तो फिर से देखिए यहाँ ऑटम सीजन और स्प्रिंग सीजन के बीच में एक कंफ्यूजन फिर से आ रहा है। थोड़ा ही देर पहले हम लोग क्या देखे, ऑटम सीजन और विंटर सीजन के बीच में कंफ्यूजन था, अभी क्या हो, ऑटम सीजन और स्प्रिंग सीजन के बीच में कंफ्यूजन है। तो ये जो कॉन्स्टेंटली कंफ्यूज कर देना, ठीक है, कॉन्स्टेंटली समझ नहीं पाना, सबकॉन्शियस कॉन्शियस और रियल और इमेजिनरी के बीच में जो स्विच होना, ये लगातार सिर्फ कंटिन्यू नहीं हो रहा, बढ़ रहा, धीरे धीरे और बढ़ रहा। जितना उनका स्लीप डीप होने का वो कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा टेंशन उनके लिए बढ़ रहा। आइए देखते हैं आगे। एंड एवरी फ्लेक ऑफ रसेट शोइंग क्लियर, एवरी फ्लेक ऑफ रसेट शोइंग। अच्छा, रसेट का मतलब क्या होता है? रसेट का मतलब होता है रेडिश या ब्राउनिश कलर, ठीक है। अब ये रेडिश या ब्राउनिश कलर किसको दर्शा रहा है? एप्पल को दर्शा रहा है। राइप एप्पल का जो टेक्सचर होता है ना, वो ऐसे ही ब्राइट रेडिश या ब्राउनिश होता है, ठीक है। तो एवरी फ्लेक ऑफ रसेट मतलब हर उस पका हुआ एप्पल का हर एक इंच, हर एक कलर, हर एक पार्ट क्या हो रहा है? शोइंग क्लियर, एकदम स्पष्ट होके मेरे सामने आ रहा है। बड़ा बड़ा एप्पल का इमेज मेरे आंखों के सामने घूम रहा है। उन लोगों का जो ब्राइट रेड कलर है, जो ब्राउनिश कलर है, वो और क्लियरली मुझको शो हो रहा है। स्पीकर को नींद का बीच में भी, ठीक है, उनको शांति नहीं दे रहा है, बार बार उनका वर्क का बारे उनको याद दिला रहा है, ठीक है। माई इन स्टेप आर्च नॉट ओनली कीप्स द एक, इट कीप्स द प्रेशर ऑफ अ लैडर राउंड। अच्छा, इन स्टेप आर्च मतलब क्या? आर्च मतलब होता है जो बेंडिंग, जो एक तरीके का आपका मतलब मुड़ना होता है। और इन स्टेप मतलब आप जो स्टेप लेते हैं ना, पैर से स्टेप लेते हैं, तो उस वक्त जो आपका पैर हल्का सा मुड़ता है ना, मतलब एक्चुअली पैर का मिडिल हिस्सा का बात यहाँ पे क्या है, जो फुट है आपका, उसका जो मिडिल हिस्सा देखिएगा, एक नॉर्मल ह्यूमन लेग फुट का जो बीच वाला हिस्सा रहता है वो थोड़ा सा आर्च या थोड़ा सा बेंड होकर रहता है, ठीक है। किसी का भी टोटल फ्लैट नहीं रहता। हाँ, जिसका फ्लैट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट फुट, वो एक एक्चुअली प्रॉब्लम है, डिजीज है। लेकिन नॉर्मली किसी का भी 100% फ्लैट नहीं रहता, बीच का हिस्सा थोड़ा सा कर्व होता ही है। तो वही इंस्टेप आर्च मतलब वही मिडिल ऑफ द फीट का जो हल्का कर्व या बेंड हुआ हिस्सा है। तो वो दर्द कर रहा है। क्यों दर्द कर रहा है? क्योंकि किस वजह से कि मैं इतना देर से अपना पैर में खड़ा होकर के एप्पल पिक कर रहा हूँ, तो मैं टायर्ड, मेरा वर्क का वजह से, मेरा वर्कलोड की वजह से टायर्ड हो गया है, मेरा पैर खड़ा हो करके थक गया है, ठीक है। और किसका प्रेशर उसको फील हो रहा है? लैडर का प्रेशर उसको फील हो रहा है। लैडर में जो मेरा पैर का वो जो मुड़ा हुआ हिस्सा है, उसी को मैं लैडर के ऊपर दे करके प्रेशर दे के खड़ा हूँ, ठीक है। तो मेरा भी एक तरीके से वजन वो सह रहा है, और इतना देर तक जो मैं खड़ा हूँ काम करने के लिए, उसका भी वजन सह रहा है, मतलब उसका भी टायर्डनेस को, उसको थकान उसको सहना पड़ रहा है। तो ये सारा प्रेशर वो महसूस कर पा रहा है। अब उसको रेस्ट चाहिए, और मेरा पैर सहन नहीं कर पा रहा, मेरा बॉडी और ये टायर्डनेस और ये प्रेशर नहीं झेल पा रहा है। इट कीप्स द, अच्छा ये तो बता, आई फील द लैडर स्वे एज द बोज बेंड। तो जैसे ही वो बोज मतलब जो ब्रांचेस बेंड कर रहे हैं ना, अब देखिए बेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी स्पीकर ये जो एप्पल पिकिंग जो कर रहे हैं, वो एप्पल को ऐसे तोड़ने जा रहे हैं,
तो एप्पल तो ये ब्रांच अटैच है, तो जैसे ही उसको तोड़ने जा रहे हैं एप्पल को अपने करीब खींच रहे हैं, तो बोझ भी बेंड हो रहा है। तो जैसे बोझ बेंड हो रहा है, ये जो लैडर है ना वो भी हिल रहा है। क्यों हिल रहा है? क्योंकि लैडर तो स्टिक थ्रू किसमें था, पेड़ में था ना, तो पेड़ का ब्रांच में वो एकदम सटा करके खड़ा था। तो जैसे ही ब्रांच हिल रहा है तो वैसे ही लैडर भी हिल रहा है। अब ये लैडर का हिलना किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है डिस्टेबिलाईजेशन ऑफ लैडर। अच्छा, एकदम फर्स्ट लाइन में ख्याल कीजिए, हम लोग क्या बताए थे कि लैडर एक तरीके से किस चीज़ का सिंबल है? कि ब्रिज बिटवीन अर्थ एंड हेवन। अगर इसको थोड़ा सा रिलीजियस ओवरटोन से भी देखा जाए तो ये एक तरीके से अल्यूशन भी है जेकब्स लैडर, ठीक है। जेकब एक प्रॉफिट, क्रिश्चियन प्रॉफिट है, तो उनका जो लैडर था ना जेकब्स लैडर, वो एक्चुअली सिंबलाइज करता है अर्थ और हेवन के बीच में जो कनेक्शन है उसको। तो ये जो लैडर हिल रहा है ये एक तरीके से अर्थ और मतलब जो अर्थली लाइफ और जो आफ्टर लाइफ, या एक तरीके से अर्थ और हेवन का जो कनेक्शन है उसको भी एक तरीके से डिस्टेबिलाईज कर दे रहा है। कि जितना आसान स्पीकर समझे थे कि उनका 2 पॉइंटेड लैडर एकदम हेवन की तरफ पॉइंट करके है, ठीक है, मतलब बहुत आसानी से अब वो धीरे धीरे एज हो रहे हैं, उनका वो बूढ़ा हो रहे हैं, अब थोड़ा दिन बाद उनका डेथ होगा, और जितना भी उनको दुनिया में परेशानी या काम है बस कुछ ही दिन का बात है, उसका बाद तो आराम से डेथ का बाद वो शांति से रहेंगे हेवन में, पैराडाइज में। तो ये सोच भी कहीं ना कहीं वो डिबंक कर दे रहा है कि इतना आसान भी ये रास्ता नहीं है, इतना जल्दी भी तुमको हेवन में जाने नहीं मिलेगा, या इतना अश्योरेंस से तुमको हेवन वाला शांति नहीं मिलेगा। तो उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है? I keep hearing from the cellar beam the rumbling sound of load of apples coming in। तो मैं सेलर बीन से क्या सुन पा रहा हूँ? सेलर बीन मतलब, सेलर एक्चुअली एक अंडरग्राउंड स्टोर हाउस होता है जहाँ पे या तो हम लोग कोयला स्टोर करते हैं या फिर वाइन स्टोर करते हैं। जनरली वाइन स्टोर ही ज़्यादा किया जाता है। ऊपर से वेस्टर्न कंट्री में तो ये सेलर बहुत फेमस है वाइन स्टोरेज के लिए। 5-5, 7-7 साल तक वाइन को स्टोर करके यहाँ पे रखा जाता है अंडरग्राउंड स्टोरेज में, ख़राब नहीं होता, ठीक है। ये सेलर का ही अंडरग्राउंड सेलर और वाइन स्टोरेज का एक और बढ़िया आपको रेफरेंस मिल जाएगा, कीट्स का ओड टू नाइटिंगेल। इस पोएम में भी आपको इसका एक रेफरेंस मिलेगा कि वाइन नीचे स्टोर किया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे वाइन नहीं, यहाँ पे मतलब एप्पल स्टोर करके रखा गया है वो सेलर बीन में, अंडरग्राउंड स्टोरेज में। और वहाँ लोड, सिर्फ एक दो एप्पल नहीं, मतलब लोड्स एंड लोड्स ऑफ एप्पल रम्बलिंग डाउन, मतलब वो रोल करते हुए आ रहे हैं। जैसा होता है ना कि आपका एक बहुत बड़ा बड़ा बैरल में आप स्टोर कर दिए और वो बैरल को आप ऐसे टिल्ट कर दिए, गिरा दिए, तो जितना वहाँ पे हज़ारों हज़ारों का तादाद में एप्पल है, सारा एकदम रोल करते हुए एक साउंड आएगा ना, कि जैसे एकदम पूरा एक चीज़ को मतलब एकदम टर्न डाउन कर दिया गया और एकदम रोल करते हुए सारा एप्पल आ रहा है, तो वो आवाज़ आ रहा है, ठीक है, मैं उसको सुन पा रहा हूँ, ठीक है। क्या ये सच में हो रहा है? नहीं, सच में कोई उनका एप्पल का रोलर कोई गिरा नहीं दिया है और सच में एप्पल गिर नहीं है, ये भी उनका इमेजिनेशन है। इसका मतलब क्या है? ये इमेजिनेशन क्या दर्शाता है, या कहा जाए तो ये ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस क्या दर्शाता है? कि उनका काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो इतना सारे एप्पल है ना, ये एप्पल अभी तक रोल कर रहे हैं, उनको केयर करने वाला कोई नहीं है। तो जाओ, उठो, क्या सो रहे हो, जाओ केयर करो, पहले काम करो, रेस्ट भाड़ में जाए, ठीक है। फॉर आई हैव हैड टू मच, अच्छा अब नेक्स्ट में चलते हैं। फॉर आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग, आई एम ओवर टायर्ड ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट, आई माई सेल्फ डिसाइड। अब यहाँ पे आता है एक डिससेटिस्फैक्शन का टोन। पहली बार देखिए, अब तक क्या कर रहे थे, अब तक मतलब जो स्पीकर है वो इनडायरेक्टली हिंट कर रहे थे कि ठीक है वो टायर्ड है, ठीक है, अपना इस जो एप्पल पिकिंग का काम है इससे अब उनको थोड़ा सा मुक्ति चाहिए, कम से कम थोड़ा सा स्लीप चाहिए, ठीक है, कि थोड़ा सा मैं रिजुविनेट हो जाओ, फिर कल काम शुरू करूँगा। एप्पल का जो इमेज आ रहा था उनको वो भगाने का कोशिश कर रहे थे, तो इनडायरेक्टली वो मीन कर रहे थे कि अब और उनको नहीं चाहिए। लेकिन ये पहली बार वो डायरेक्टली मेंशन कर रहे कि मैं अब टायर्ड हूँ एप्पल पिकिंग से, मैं बहुत ज़्यादा, सिर्फ नॉर्मल टायर्ड नहीं, ओवर टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ऑफ द ग्रेट, और किस चीज़ से थक चुका हूँ, नोटिस करने वाला बात है। ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिजायर, मतलब मैंने खुद ही एक समय जो डिज़ायर किया था, मैंने क्या डिज़ायर किया था, मेरा मनोकामना क्या था कि एक बहुत बढ़िया सा हार्वेस्ट होगा, बहुत बढ़िया एप्पल प्रोडक्शन होगा, ढेरों ढेरों एप्पल रहेंगे, राइप एप्पल, क्वालिटी एप्पल, उसको मैं पिक करूंगा, उसको मैं स्टोर करूंगा, ये मेरा खुद का ही इच्छा था, ठीक है। लेकिन
अब मेरा वही इच्छा से मुझे और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, अब उसे मुझे बस एग्जॉशन मिल रहा, टायर्डनेस मिल रहा और थकान मिल रहा। ओके, इट्स नाउ अ ड्रेनिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, इट्स ड्रेनिंग माई स्पिरिट, इट्स ड्रेनिंग माई हैप्पीनेस, ओके, इट्स ड्रेनिंग माई रेस्ट। तो अब मैं एक समय में जो मेरा गोल था, जो मेरा अचीवमेंट था, तो मेरे लिए हैप्पीनेस का बात था, वही चीज़ मेरे लिए टायरसम हो गया। अब उससे मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति दिला दो, नहीं करना मुझे अब और ये काम। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ। देर वर 10,000 फ्रूट टू टच, चेरिश इन हैंड, लिफ्ट डाउन एंड नॉट लेट फॉल। ठीक है, तो मतलब हजारों हजारों के तादाद में, लाखों करोड़ों के तादाद में फ्रूट्स थे, एप्पल्स थे टच करने के लिए। ठीक है, ठीक है, कैसे? और ऐसे मतलब रफली हैंडल नहीं करना, कैसे भी टच नहीं करना, बहुत प्यार से, केयर से। ठीक है, चेरिश इन हैंड, चेरिश मतलब बहुत उसको केयरफुली हैंडल करना, बहुत प्यार से उसको संभाल करके रखना। ठीक है, रिस्पेक्टफुली रखना। ठीक है, चेरिश इन, हाथों से बढ़िया से उसको संभालना। ठीक है, लिफ्ट डाउन, प्यार से धीरे से उसको नीचे लाना, तोड़ करके नीचे लाना। एंड नॉट लेट फॉल, और गिरने नहीं देना है। ऊपर से एप्पल अगर डायरेक्ट गिर जाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा, तो गिरने नहीं देना है। बहुत संभाल करके हर एक एप्पल को आराम से चुनना है, हाथ से एकदम सॉफ्टली पकड़ना है। ठीक है, और बिना गिराए उसको नीचे लाना है। एक एप्पल नहीं, दो एप्पल नहीं, 10 एप्पल भी नहीं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एप्पल्स। अब ये भी क्या है, ये फिर से उनका वर्कलोड को दर्शा रहा है कि कितना काम वो ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो लेजी थे, वो फांकी मारे थे, बहुत ज़्यादा काम किए, इसीलिए वो इतना टायर्ड है, अभी स्लीप लेने जा रहे हैं। तो इसमें उनका कोई गलती नहीं है, लेकिन इतना काम करने का बावजूद, अपना 110% देने का बावजूद भी कितना काम अभी भी पड़ा है। तो एक तरीके से ये भी दर्शाता है कि इट्स almost impossible to finish your task, finish your responsibilities, finish your duties in human life। इतना सारा ड्यूटी है, ठीक है, इसको फिनिश करना ही इम्पॉसिबल है। ओके, और अगर फिनिश करने जाओगे तो रेस्ट नहीं मिलेगा, तो ऐसे ही मृत्यु हो जाएगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ कन्फ्लिक्ट, अ टसल बिटवीन योर ओन नीड, योर पर्सनल नीड टू रेस्ट, एंड द प्रेसिंग कॉन्स्टेंटली द प्रेशर ऑफ फुलफिलिंग योर ड्यूटीज। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है। फॉर ऑल दैट स्ट्रक द अर्थ, सारे, फॉर ऑल यानी एप्पल्स का बात किया जा रहा है कि सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, हजारों हजारों की तादाद में एप्पल क्या किए, स्ट्रक द अर्थ, मतलब जमीन में वो लोग आघात किए, स्ट्राइक किए, मतलब गिर गए, सीधा बात है, गिर के जमीन में गिर गए। ओके, नो मैटर इफ नॉट ब्रूज्ड और स्पाइक विथ स्टबल went surely to the cedar apple heap। तो इन अब सारा जो इतना एप्पल, हजारों हजारों एप्पल ऐसे रोल डाउन कर करके नीचे ज़मीन में गिर गए। अब वो क्या हुआ, नो मैटर, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऑलरेडी गिर चुके हैं। इफ़ नॉट ब्रूज्ड और स्पाइक विद स्टबल, हो सकता है कि उनमें से सारा ब्रूज नहीं हुआ हो, ब्रूज मतलब डैमेज्ड, सारा अब इतना सारा गिरा है तो हो ही सकता है कि सारा क्या डैमेज थोड़ी होगा, कोई कोई तो डैमेज नहीं भी हुआ होगा। या फिर स्पाइक्ड विद स्टबल, स्टबल मतलब क्या होता है ना, स्टबल यानी लेफ्ट ओवर ऑफ हार्वेस्ट, जो भी आप कुछ प्रोडक्शन करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चरल हार्वेस्ट का बात हो रहा, तो उसका बाद जो भी आप कुछ का बचा कुचा वेस्ट बच जाता है। जैसे यहाँ एप्पल पिकिंग का की अगर बात किया जाए, तो एप्पल का जो आपका लीव्स रहता है, जो ट्विग्स रहता है, ठीक है, जो हल्का फुल्का छोटा मोटा ब्रांचेस जो गिर के टूट के गिर जाता है, तो वो सब यहाँ पे, या फिर जो कुछ रॉटन एप्पल होता है वो भी गिर के बेकार नष्ट हो गए हैं, तो वो सबको यहाँ पे स्टबल बोला जा रहा है। तो हो सकता है कि जो कुछ कुछ एप्पल गिरे हैं वो उस स्टबल में गिरे हो, उस स्टबल में जाके वो स्पाइक हो गए हो, स्पाइक यानी मतलब गड़ जाना। ठीक है, तो नया फ्रेश एप्पल गिर करके सीधा उस बेकार ट्विग्स में, लीव्स में, वो वेस्ट चीज़ में गड़ गया और नष्ट हो गया, या फिर कोई एकदम सीधा गिर करके डैमेज हो गया। ठीक है, अब कुछ कुछ एप्पल तो अनडैमेज भी है ना, गिरने के बावजूद तो कुछ कुछ ठीक भी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ अगर ठीक भी एप्पल भी है तो सारा एप्पल जितना गिरा है ना, सारा कहाँ चल जाएगा, सिडार एप्पल हीप में चल जाएगा। हीप मतलब एक तरीके का पाइल, एक बहुत जमा होकर एक बहुत बड़ा एक आपका स्तूप जैसा, पहाड़ी जैसे बन जाना। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर 10 हजारों हजारों की तादाद में एप्पल एक जगह जमा होगा तो छोटा मोटा एक पहाड़ ही क्रिएट हो जाएगा ना, तो इसलिए हीप वर्ड का यूज़ किया गया है। और सिडार यानी, सिडार एक्चुअली एक एप्पल जूस को फर्मेंट करके बनाया जाने वाला एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, सिडार। तो अब एप्पल सिडार हीप में चल जाएगा, मतलब अब जितना भी वो एप्पल गिरा, अब वो एप्पल क्या बैरल में जाएगा,
नहीं जी, बैरल में नहीं जाएगा वो एप्पल, फ्रेश एप्पल का दुकान में नहीं बिकेगा। वो एप्पल अब सीधा चल जाएगा, उसका वेस्ट कर दिया जाएगा, उसको फर्मेंट कर दिया जाएगा और उससे बनाया जाएगा क्या, सिडार। मतलब ये एक तरीके से वेस्ट हो गया। इतना प्यार से, इतना मेहनत मशक्क़त से जो मतलब पर्सन ने, जो स्पीकर ने इतना सारा एप्पल उगाया था, वो सारा एप्पल, हज़ारों हज़ारों एप्पल क्या हो गया, उनका 110% मेहनत का बावजूद वेस्ट हो गया और वो कुछ नहीं कर सके। तो यहीं से गिल्ट आ रहा है। वो जो सोना चाह रहा है ना, वो जो स्लीप लेना चाह रहे हैं, तो उनका माइंड में अगर ये सिग्नल जब तक नहीं देगा, ठीक है भाई तुम्हारा काम हो गया, अब रेस्ट करने का समय है, चलो रेस्ट करो, तो उनका माइंड तुमको परेशान किए जा रहा है। गिल्ट ऊपर से क्रिमिनलाइज कर रहे हो उनको कि तुम सो रहे हो, कैसे सो सकते हो, देखो इतना मेहनत जो तुम इतना दिन से किए सारा तो वेस्ट हो जा रहा है, जाओ बचाओ, क्या सोते सोते तो तुम्हें जिंदगी पार हो जाएगा। तो उनको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, उनको गिल्टी बनाया जा रहा है। तो कैसे नींद आएगा? तो नींद ही एक तरीके से उनको, जितना वो सोने का कोशिश कर रहे हैं उतना वो और ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला कि इस पोएम में नींद को एक विलेनस या एक तरीके का डिस्टर्बिंग एलिमेंट के तौर पे प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब देखिए, एज ऑफ नो वर्थ, जाहिर सा बात है कि अगर वो एप्पल गिर गया, सिडार हिप में चल गया, तो वेस्ट ही हुआ ना, उसका क्या ही वैल्यू बचा, कोई वैल्यू नहीं बचा। वन कैन सी वट विल ट्रबल दिस स्लीप ऑफ माइंड। जाहिर सा बात है, सब कोई समझ ही सकते हैं, ये अब स्पीकर बोल रहे हैं एक तरीके से ऑडियंस या रीडर के उद्देश्य करके बोल रहे हैं कि सब कोई काफ़ी क्लियरली देख ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं कि मेरा ये जो मैं सोने का कोशिश कर रहा हूँ, कौन इसको ट्रबल कर रहा है, मेरा स्लीप को, मेरा रेस्ट को, मेरा मेंटल पीस को कौन डिस्टर्ब कर रहा है। यही मेरा गिल्टफुल आइडियाज़, यही जो मेरा सोच, ये जो मेरा ड्रीम लाइक सोच जो मेरा नींद में आ रहा है कि मैंने अभी भी, मेरा ढेर सारा काम बचा हुआ है, ड्यूटीज़ बचा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बचा हुआ है, अगर मैं उसको समय में नहीं निपटा पाया, समय में सही से फिनिश नहीं कर पाया, तो इतना मेरा दिन का मेहनत, टाइम देना, एफर्ट देना, सारा पानी में गिर जाएगा। तो यही सोच मुझे नहीं सही से रेस्ट करने दे रहा है, स्लीप करने नहीं दे रहा है। वॉट एवर स्लीप इट इज। अब देखिए, अब आप समझिए, किसी भी तरीके का स्लीप ये हो, मतलब वो ये भी नहीं उनको पता कि वो अब जो स्लीप में वो जाएंगे, एक तो उनको यही नहीं एश्योरेंस है कि आखिरकार उनको स्लीप मिल भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि तो बहुत देर से तो वो सोने का कोशिश कर रहे हैं, वो तो खुद से जो भी चिंता आ रहा है उसको हटाने का कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अनकंट्रोलेबल वे से बार बार चिंता, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स उनका दिमाग में आए जा रहा और उनको परेशान किए जा रहा। तो वो श्योर नहीं है कि वो सो पाएंगे भी या नहीं, उनको रेस्ट मिल पाएगा भी या नहीं। और अब तो वो ये भी श्योर नहीं है कि अगर मिला भी तो किस तरीके का स्लीप मिलेगा। अब यहाँ स्लीप का एक और अर्थ है इटर्नल स्लीप, यानी कि डेथ। अब पोएट इतना ज़्यादा, मतलब स्पीकर इतना ज़्यादा वेरी हो गए हैं, इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं कि उनको अगर अब डेथ भी आ जाएगा ना, तो वो भी उनको मंजूर है कि ठीक है, नॉर्मल अगर स्लीप नहीं भी आए तो कम से कम डेथ ही आ जाओ, मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। ये मुझे, एक तो सारा दिन भर काम करो और उसके बाद जब थोड़ा सा रेस्ट लेने का मौका है, तब भी ये टेंशन लगा हुआ रहना कि मेरा 110% एफर्ट देने के बावजूद मुझको क्या मिला, सिर्फ सेंस ऑफ फेलियर। ठीक है, जितना देखिए, एक आयरनिकल चीज़ देखिए, जितना एप्पल वो ऑलरेडी पिक किया है, तो हम लोग तो इसको पॉजिटिव एंगल से भी देख सकते हैं ना कि कम से कम जितना एप्पल वो पिक किया है उसको वो कम से कम वेस्ट होने से बचा लिए। ये एक बार भी उनका ड्रीम में नहीं आ रहा कि कोई बात नहीं, शाबाश, तुम्हें कम से कम इतना, इस दिन भर में मान लो 1000 एप्पल तुमने पिक किया, तो 1000 एप्पल को तुमने बचा लिया। तो वो जो सेव्ड 1000 एप्पल है वो लेकिन मैग्नीफाइड होकर उनका ड्रीम में नहीं आ रहे हैं। कौन सा एप्पल्स उनका ड्रीम में मैग्नीफाइड होकर आ रहे हैं, कौन सा टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ एप्पल रोल डाउन हो रहे हैं, गिर रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, जो उन्होंने नहीं पिक कर पाया। तो एक तरीके से उनका सक्सेस को यहाँ पे हाइड कर दिया जा रहा, ब्लर कर दिया जा रहा, इग्नोर कर दिया जा रहा, और उनका फेलियर को यहाँ पे मैग्नीफाइड करके प्रेजेंट किया जा रहा है, जिससे उनको गिल्टी फील किया जाए, उनको वर्थलेस साबित किया जाए कि तुम क्या किए, जिंदगी भर तुम अपना काम करके क्या कर लिए। Worthless, your efforts are worthless, your time giving is worthless, your labors are worthless, even your rest is also worthless। तुम जो ये रेस्ट लिए ना, रेस्ट भी कोई काम का नहीं, क्या ही फायदा रेस्ट लेकर के, रेस्ट लेके भी अगला दिन सुबह काम किए तो जिंदगी भर तो इतना रेस्ट लिए, इतना पावर फिर से रिगेन किए, कुछ कर पाए, टेंस एंड थाउजेंड्स एप्पल को वेस्ट होने से बचा पाए, तो तुम्हारा तो जिंदगी ही बेकार है। एक तरीके ह्यूमन लाइफ को ही यहाँ पे वर्थलेस बताया जा रहा है।
इसलिए इतना फ्रस्ट्रेटेड स्पीकर हो गए कि अब अगर डेथ भी आ जाए तो भी उनको मंजूर है, लेकिन ये कंटिन्यूअस टॉर्चरस माइंड से उनको मुक्ति चाहिए, चाहे वो नॉर्मल स्लीप ही क्यों ना हो, जो रात को आदमी सो करके सुबह उठता है वही स्लीप क्यों ना हो, या फिर सचमुच का इटर्नल स्लीप ही क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ तो स्लीप आए, उनको डेस्परेटली ही नीड्स रेस्ट. ओके, were he not gone, the woodchuck could say whether it's like his long sleep as I described it's coming on, or just some human sleep. देखिए यहाँ पे आखिरी ये 4 लाइन में वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो नहीं चला जाता ना, वो मतलब यहाँ क्या वुडचक, देखिए अगले ही लाइन में वुडचक में है. वुडचक एक तरीके का एक मतलब पक्षी होता है, ठीक है, जो आपका खास करके ये अमेरिकन या न्यू इंग्लैंड फार्म साइड में इसको देखने को मिलता है वुडचक, ठीक है. तो अगर ये वुडचक अभी तक चला नहीं गया होता तो वो ज़रूर मुझे बताता, वो ही मुझे बता पाता कि ये जो मेरा स्लीप का मैं बात कर रहा हूँ ये कैसा स्लीप आने वाला है, ये क्या उसका खुद का लंबा स्लीप, यहाँ लॉन्ग स्लीप मतलब हाइबरनेशन के बारे में बताया गया है. क्यों हाइबरनेशन के बारे में बताया गया है? क्योंकि विंटर को बार बार डिक्लेयर, अच्छा अब आपको याद है कि थोड़ा ही देर पहले विंटर स्लीप का एक वो मेंशन किए थे, तो विंटर स्लीप को देखिए वो बोल भी रहे हैं कि could say whether it's like his long sleep as I describe it's coming on, ठीक है ना, देखो खुद बता भी रहे हैं as I described it's coming on, मतलब मैंने जैसे खुद थोड़ा देर पहले ही डिस्क्राइब किया था कि आने वाला है विंटर स्लीप, ठीक है, मतलब हाइबरनेशन. हाइबरनेशन तो आप समझते होंगे कि विंटर का सीजन में कुछ क्रिएचर्स क्या होते हैं कि इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, एकदम वो 2-3 महीने के लिए लगातार सोने चल जाते हैं, ठीक है, इससे उनका जो मतलब बॉडी का एनर्जी होता है वो सेव होता है, और सोने से मतलब ये हाइबरनेशन में जाने से पहले वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा करके फूड स्टोर कर लेते हैं या खा लेते हैं, जिससे ये 2-3 महीना उनका बॉडी को जीवित रखने के लिए एनर्जी बचा रहे. ओके, जस्ट टू फाइट द एडवर्स वेदर, ठीक है, क्योंकि अगर इस वेदर में वो लोग बाहर रहेंगे तो बच नहीं सकेंगे, इसीलिए हाइबरनेशन इज अ ट्रिक टू अवॉइड द वेरीनेस. अब यहाँ पे ये भी एक मज़ेदार वाला बात है कि हाइबरनेशन को एक तरीके से डेथ का साथ भी तुलना किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि आप देखिए हाइबरनेशन एक तो 2-3 महीना का लॉन्ग मतलब एक स्लीप है, ठीक है, और नॉर्मल स्लीप नहीं है. नॉर्मल स्लीप होता तो कुछ 6-7 घंटा 8 घंटा बाद आदमी फिर से जग जाता, मतलब जो भी क्रिएचर सो रहा है वो फिर से जग जाता, ठीक है, फिर से एक्टिव करता. लेकिन यहाँ वो 2-3 महीना के लिए लगातार कोई एक्टिविटी नहीं, कोई उठना नहीं, जगना नहीं, खाना के लिए मतलब सिर पटकना नहीं, कुछ नहीं, आराम से बस सोते रहो, नथिंग इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू. तो ये एक तरीके से डेथ का बाद जो आदमी को परमानेंट रिलीफ मिलता है या परमानेंट शांति मिलता है ना, उसको दर्शाता है. लेकिन ह्यूमन डेथ या नॉर्मल डेथ, जो सिर्फ ह्यूमन क्यों, कोई भी डेथ का अगर आप बात करें और हाइबरनेशन का बात करें तो दोनों में एक लेकिन फ़र्क है. डेथ का बाद आपका जो न्यू लाइफ मिलता है, ठीक है ना, तो उसमें आप वही पर्सन नहीं रहते हैं, ठीक है. अब जाहिर सा बात है कि अगर आपका डेथ हो गया फिर आपका कभी अगर रीजनरेशन हुआ भी, री इनकारनेशन पुनर्जन्म अगर हुआ भी, तो आपको फिर याद थोड़ी रहेगा कि पिछला जन्म में आप किस हालत में मरे थे, उसके बाद वो तो पॉसिबल नहीं है. लेकिन हाइबरनेशन में क्या होता है, 2-3 महीने में जब वो क्रीचर जगता है तो वो अपना सेम सारा चीज़, जैसे जैसे उसका शरीर था, जैसे उसका शेप था, जैसे उसका माइंड था, सारा सेम ही रहता है. तो एक तरीके से हम लोग इसको स्विच ऑफ और स्विच ऑन कह सकते हैं कि थोड़ा 3 महीने के लिए इसको स्विच ऑफ कर दिया गया, फिर स्विच ऑन कर लिया गया 3 महीने बाद. तो इसलिए इसको लॉन्ग स्लीप या डेथ के साथ भी तुलना किया जाता है, हालांकि कुछ डिफरेंस है. तो वो वुडचक ही सिर्फ बता सकेगा कि ये उसका हाइबरनेशन जैसा एक लंबा आरामदायक स्लीप है जिसको वो अपने लिए, अब वो तो खुद हाइबरनेट तो कर नहीं सकते ना, तो वुडचक के लिए हाइबरनेशन है, लेकिन अपना लिए उनका हाइबरनेशन यानी उनका डेथ, या फिर ये सिर्फ कोई नॉर्मल इंसानी नींद है. इंसानी नींद मतलब जो रात में इंसान सोते हैं फिर सुबह उठ के अपना काम में लग जाते हैं, ठीक है. तो फ्रॉस्ट यहाँ पे डेथ और नॉर्मल स्लीप के बिटवीन में कंफ्यूज्ड है एक्चुअली, लेकिन कंफ्यूज्ड है लेकिन अनवेलकम नहीं है. दोनों में से कोई भी उनको चलेगा, ठीक है ना, चाहे नॉर्मल स्लीप आ जाए या चाहे आपका मतलब डेथ ही आ जाए, दोनों ही उनको चलेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए हैं. हिज बॉडी इज एग्जॉस्टेड, हिज माइंड इज एग्जॉस्टेड, हिज सोल इज एग्जॉस्टेड. बस अब उसको बस कोई भी तरीके से रिलीफ चाहिए, ठीक है. तो अगर वो हाइबरनेशन यानी डेथ का हिसाब से आए तो भी ठीक है, स्लीप का हिसाब से आए तो भी ठीक है. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गौर करने का है. याद है मैंने आपको एकदम पहले ही बोला था कि इस चीज़ में क्रिएटिविटी का भी एक मतलब एंगल थीम है.
अब आप देखिए क्रिएटिविटी को भी कितना सुंदर से यहाँ पे समझा गया पूरा पोएम में। मैं एप्पल का ही एग्जाम्पल देखिए छोटे से समझा देता हूँ। जैसे टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ एप्पल। अच्छा, सबसे पहले से शुरू करते हैं कि एप्पल पिकिंग वो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एप्पल्स रिजेंबल करते हैं आइडियाज को, ठीक है। और एप्पल पिकर यहाँ पे कौन है? आर्टिस्ट। अब कोई भी तरीके का आर्टिस्ट आप समझ लीजिए, मतलब कोई भी तरीके के क्रिएटर, ठीक है। चाहे वो पोइट्री क्रिएट कर रहा हो, चाहे वो कोई राइटिंग क्रिएट कर रहा हो, या कोई स्कल्पचर क्रिएट कर रहा हो, कोई पेंटिंग क्रिएट कर रहा हो, कुछ भी क्रिएट कर रहा हो, एक क्रिएटर, एक आर्टिस्ट, ठीक है। एप्पल पिकर है वो। और एप्पल्स क्या है? एप्पल से उसके लिए न्यू न्यू आइडियाज, न्यू न्यू क्रिएटिविटी, न्यू न्यू इनोवेटिव थॉट्स, ठीक है। अब मुश्किल का बात यह है, जैसे एप्पल पिकिंग का सीजन सिर्फ ऑटम सीजन के बाद वो रुक जाता है, ऑटम सीजन के बाद सारा काम रुक जाता है, तब अगर पेड़ में एप्पल बचे रह भी गए तो कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही एक आर्टिस्ट या क्रिएटर का जो इंस्पिरेशन होता है ना, वो भी लेकिन एकदम अनएंडिंगली नहीं चलता है। वो भी कुछ देर के लिए, इसको क्रिएटिव फेज माना जाता है या इनोवेटिव फेज माना जाता है, कि कुछ टाइम के लिए एक क्रिएटर या आर्टिस्ट बहुत हाईली प्रोडक्टिव होता है, उसका दिमाग में बहुत सारा ढेर सारा इमेजेस आता है, ये इंस्पिरेशन आता है, ये आइडिया आता है, वो इमेज आता है, ये सिंबल आता है, ढेर सारा सिंबल आता है भेड़ करके, या इमेज आता है, इंस्पिरेशन आता है। लेकिन कुछ टाइम बाद, अब ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, किसी के लिए ये एक दिन हो सकता है, किसी के लिए एक महीना हो सकता है, किसी के लिए एक साल भी हो सकता है, किसी के लिए 15 साल भी हो सकता है, और किसी के लिए 5 मिनट भी हो सकता है। डिफरेंट, मतलब मैन टू मैन ये वेरी करता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज श्योर है कि छोटा या मतलब लंबा कितना भी स्पैन हो, ये परमानेंट नहीं है। वो एक फेज खत्म हो जाने के बाद फिर उसको आ जाता है राइटर्स ब्लॉक या क्रिएटर्स ब्लॉक। ये क्या होता है? ये एक ऐसा फेज होता है जब जो क्रिएटर है ना, या जो आर्टिस्ट है, वो मेंटली बैरन हो जाता है, मेंटली वो अनप्रोडक्टिव हो जाता है। फिर जो इतना भीड़ करके उसका दिमाग में इंस्पिरेशन आ रहा था ना, क्रिएटिविटी आ रहा था, वो आना एकदम से बंद हो जाता है। तब वो लाख सिर पीट ले, कुछ तरीके से भी वो नहीं लिख पाता है। फिर राइटर्स ब्लॉक, फिर खत्म होने के बाद फिर से उसका एक प्रोडक्टिव फेज आता है। तो इस तरीके से प्रोडक्टिव फेज और एक क्रिएटिव ब्लॉक, प्रोडक्टिव फेज, क्रिएटिव ब्लॉक, ये एक तरीके से साइकिल चलता रहता है। ये साइकिल को आप लाइफ एंड डेथ का साइकिल से भी तुलना कर सकते हैं, या कहा जाए तो वर्क एंड रेस्ट का साइकिल से भी तुलना कर सकते हैं, कि जैसे लाइफ प्रोडक्टिव होता है, ठीक है, लेकिन उसका एक स्पैन होता है, एक लिमिटेशन होता है। एक टाइम बाद आपका जो स्ट्रेंथ होता है, आपका जो यूथ होता है, वो जैसे जैसे घटता रहता है, आपका लाइफ का प्रोडक्टिव पावर भी उतना ही धीरे धीरे घटता रहता है। ओल्ड एज आने आते वो ऑलमोस्ट अनप्रोडक्टिव हो जाता है, और फिर डेथ का साथ हमेशा के लिए वो खत्म। फिर न्यू लाइफ आएगा, फिर डेथ होगा। तो लाइफ एंड डेथ का साइकिल या प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी के साइकिल के साथ आप ये क्रिएटिविटी का फेज और राइटर्स ब्लॉक को तुलना कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब क्या हुआ? अब जो, तो ये अच्छा, यहाँ जो विंटर सीजन बताया गया है कि जो होरी ग्रास, ये जो विंटर है, जो विंटर स्लीप आने वाला है, जो हाइबरनेशन आने वाला है, जिसकी वजह से ये एप्पल पिकर क्या है, ये अच्छा, एक और भी चीज़ आपको याद है कि बताया गया, द एसेंस ऑफ विंटर स्लीप दैट इज ऑन नाइट, ठीक है। तो जो विंटर स्लीप, विंटर में जो उनको रेस्ट मिलने वाला है, विंटर में जो उनको काम बंद होने वाला है, तो ये जिसकी वजह से वो एप्पल पिकिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये सिमिलरली है कि जब एक प्रोडक्टिव फेज आता है ना क्रिएटर का, तो वो कोशिश करता है कि कितना जल्दी जल्दी मैं अपना सारा आइडिया को, है ना, समेट लूँ, उसको मतलब एक रूप दे दूँ, उसको मैं पोइट्री का फॉर्म दे दूँ, उसको मैं पेंटिंग का फॉर्म दे दूँ, जो भी आर्ट में बनाना चाह रहा हूँ, जो भी आइडिया मेरे पास है, सारा को मैं एकदम एग्जीक्यूट कर दूँ। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों पॉसिबल नहीं हो पाता है? क्योंकि इंस्पिरेशन का या आइडियाज का या क्रिएटिविटी का कोई लिमिट नहीं है, ये सही बात है। लेकिन आर्टिस्ट का लिमिटेशन है, बिकॉज आर्टिस्ट इज नॉट अ डिवाइन बीइंग, क्रिएटर इज नॉट अ डिवाइन बीइंग, क्रिएटर इज अ ह्यूमन बीइंग, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विथ फिजिकल लिमिटेशंस। उसको रेस्ट चाहिए होता है। एक क्रिएटर या एक आर्टिस्ट को रेस्ट चाहिए होता है, उनका माइंड को भी रेस्ट चाहिए होता है, उनका बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन तब एक उनका दिमाग में, आर्टिस्ट का दिमाग में या क्रिएटर का दिमाग में दो चीज कंफ्लिक्ट करता है। एक है नीड फॉर रेस्ट, ताकि वो फिर से रिजुविनेट होकर दोबारा अपना क्रिएटिविटी को मतलब एग्जीक्यूट कर पाए। और एक उनका ये भी डर रहता है कि अगर मैंने रेस्ट ले लिया, तो जो टाइम मेरा रेस्ट में लैप्स हो रहा है, तो उसमें तो मैं अपना आइडियाज को काम में नहीं लगा पा रहा हूँ। तो कहीं अगर कल चल करके मेरा क्रिएटर्स ब्लॉक आ गया, मेरा राइटर्स ब्लॉक आ गया, और इतना जो वैल्यूएबल आइडियाज या क्रिएशन इंस्पिरेशन मेरे पास है, वो तो फिर चले जाएंगे।
ठीक है। और सबसे मतलब प्रॉब्लमेटिक बात है कि एक राइटर या एक क्रिएटर या एक आर्टिस्ट को ये पता ही नहीं होता है कि उसका क्रिएटिव फेस कितना दिन के लिए है, या कितना घंटे के लिए, या कितना महीने के लिए, या कितना साल के लिए, उसको पता ही नहीं है। ये एक तरीके से हेजिटेशन है। ठीक जैसे एक कनेक्शन बिटवीन, याद है जो लैडर है वो स्वे कर रहा था, जैसे जैसे ब्रांच मतलब जो बो है वो बेंड हो रहा था, वैसे वैसे वो स्वे भी कर रहा था, हिल रहा था ना। तो ये एक तरीके से ये भी दर्शाता है कि पोएट को या क्रिएटर को, आर्टिस्ट को नहीं पता है कि उसका आइडियाज कितना दिन के लिए रहेंगे। तो वो भी हिलता रहता है, वो भी वेवर करता रहता है कि मैं रेस्ट लूँ या फिर मैं बिना रेस्ट लेके सारा मेरा जो आइडिया है उसको जल्दी जल्दी काम में लगाऊं। तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट उसका है। फिर जब वो बेचारा रेस्ट लेने चल जाता है, क्योंकि उसको रेस्ट लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो लगातार काम नहीं कर सकता। फिर उसका दिमाग में ये गिल्ट आ जाता है। जैसे एप्पल पिकर के दिमाग में क्या गिल्ट आया था कि मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ एप्पल अपीयर एंड डिसअपीयर, बड़ा बड़ा एप्पल आ रहे थे, वेस्ट हो जा रहे थे। तो उसका भी, क्रिएटर को भी, आर्टिस्ट को भी लगता है कि मेरा आइडियाज वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ह्यूमन लिमिटेशंस की वजह से मैं अपना सारा आर्ट फॉर्म को, मेरा इंस्पिरेशन को, मेरा क्रिएटिविटी को दर्शा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो एक क्रिएटिविटी का हो गया या आर्ट एंड आर्टिस्ट का हो गया। एक और जो मैंने रिलीजियस एंगल बोला था, देखिए रिलीजियस एंगल का भी यहाँ पे दो सबसे बड़ा सिंबल है, एप्पल ऑर्चार्ड खुद और एप्पल खुद। एप्पल यहाँ पे डिस्क्राइब मतलब सिंबलाइज करता है द फॉरबिडन फ्रूट, और ये जो एप्पल ऑर्चार्ड है जहाँ पे एप्पल पिकिंग हो रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है द गार्डन ऑफ ईडन। ये बिब्लिकल मिथ है, ठीक है, जब क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड हो रहा था, व्हेन गॉड वाज क्रिएटिंग द वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक मतलब ईडन, गार्डन ऑफ ईडन मतलब पैराडाइज था, स्वर्ग था, हेवन था, जहाँ पे सब कोई आराम से रह रहा था, ठीक है। एडम और ईव को भी तब क्रिएट किया गया था, पहला पुरुष और पहला महिला, पहला दो इंसान एडम एंड ईव, ठीक है। तो उनको क्रिएट किया गया था, तो उनको भी तो पैराडाइज में वो लोग खुशी खुशी ही रह रहे थे। लेकिन बस एक वो लोग को मना था कि फॉरबिडन फ्रूट, ये जो गोल्डन फ्रूट ऑफ जो ट्री है उसको मत खाना, क्योंकि वो मतलब रिप्रेजेंट करता है एक्सपीरियंस और पैराडाइज रिप्रेजेंट करता है इनोसेंस। तो वो फ्रूट तोड़ के खाने की वजह से ही क्या हुआ था, द फॉल ऑफ ह्यूमन बींग्स हुआ था, द पैराडाइज से हट करके वर्ल्ड में वो लोग जा करके उनका फॉल हुआ था। तो एक तरीके से जो क्रिएटर है, जो आर्टिस्ट है, जो एप्पल पिकर या कोई भी नॉर्मल इंसान है, वो भी बेचारा, उसको ये फ्रूट ऑफ एप्पल खाना ही पड़ता है, क्योंकि उसका पास और कोई चारा नहीं है। उसको जिंदा रहने के लिए, अपना जिंदगी काटने के लिए उसको कुछ ना कुछ क्रिएटिव या फिर उसको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना पड़ेगा, चाहे वो नॉर्मल काम कर रहा हो, कोई बिजनेस कर रहा हो, पढ़ा रहा हो, लिख रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, कुछ ना कोई वर्क, कोई ना कोई अटेम्प्ट उसको देना है। और जैसे ही वो ये वर्क पुट करेगा, उसका दो चीज़ होगा, एक उसका एक्सपीरियंस होगा और एक उसका गिल्ट होगा। क्या गिल्ट होगा कि मैं मेरा दायित्व, मेरा कर्तव्य, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। और एक उसका कन्फ्लिक्ट भी क्या होगा कि मैं रेस्ट भी नहीं ले पा रहा हूँ। तो या तो मेरा रेस्ट लेना नहीं होगा, या तो मेरा कंफ्यूज मतलब जो क्रिएटिविटी है, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरा पूरा करना नहीं होगा। तो एक तरीके से इतना सारा हिडन थीम्स इसमें है, इतना सारा हिडन मीनिंग्स इसमें है। और ये स्लीप का जो मैंने पहले ही बताया कि ये पूरा पोएम स्लीप को बहुत एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट के तौर में प्रेजेंट करता है। रिलीजियस एंगल भी इसमें है, स्पिरिचुअल एंगल भी है, क्रिएटिव एंगल भी है। तो इतना सारा मीनिंग इस पोएम में भर करके है। तो दैट वाज द फुल एनालिसिस ऑफ दिस पोएम। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आ रहा है। सो प्लीज़ मेक श्योर यू डोंट मिस एनी ऑफ देम। Thank you guys for watching. Stay tuned.